बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे जो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके अंदर हम बॉन्ड लेंथ का डिटर्मिनेशन और स्पेक्ट्रल लाइनों की तीव्रता और नॉन रिजिड रोटेटर समझ गए स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उससे आगे का टॉपिक आइसोटोप्स का इफेक्ट। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टूडेंट देखो आइसोटोप्स का इफेक्ट अत्यधिक पड़ता है जब किसी अणु परमाणु में कोई आइसोटोप्स लिया जाए तो उनके समानित द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे लिखें, जब किसी अणु में उसके समस्थानिक का यूज किया जाए तो उस अणु का समानित द्रव्यमान एवं जड़त्व आघूर्ण का मान परिवर्तित हो जाता है परिवर्तित हो जाता है। इसे हम आइसोटोप्स प्रभाव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन 12 और कार्बन 13 के यौगिक CO2 में अपने पास जो मॉलिक्यूल है CO2, आप लोग इसको CO की बात करें, जैसे CO2 के अलावा CO की बात करें तो कार्बन में एक में तो समस्थानिक क्या है 12 है और एक में समस्थानिक 13 है, दो यौगिक हैं। तो देखें भाई, अपन लिखें 12C के लिए समानित द्रव्यमान, इसके लिए 12C के लिए, तो 12C के लिए समानित द्रव्यमान देखें स्टूडेंट्स, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ठीक है, समानित द्रव्यमान। अब देखें इसमें आप लोग इसका जो Na अवगाद्रो नंबर होता है इसको अपन क्या लिखते हैं, Na बराबर 6.023 इंटू 10 की पावर 26 kg, ऐसे लिखते हैं 26 kg। कोई डाउट? अब देखिए इसमें रिड्यूस मास म्यू इज इक्वल टू आप लोग लिखेंगे 12 प्लस 16, सॉरी 12 इंटू 16 बट्टे 12 प्लस 16 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 26 kg, ये लिख दिया। कोई डाउट स्टूडेंट्स? तो इसका जो समानित द्रव्यमान आएगा अपने पास 1.38, कितना आएगा 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 26 kg, ये आएगा भाई कार्बन 12 आइसोटोप्स का समानित द्रव्यमान। इसी प्रकार यदि C बराबर 13 और CO बराबर 16 हो, कितना हो, C बराबर 13 और O बराबर 16 हो, इसके लिए देखें स्टूडेंट्स, फॉर्मूला लगाएंगे म्यू बराबर 13 इंटू 16 बट्टे 13 प्लस 16 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर
26 kg। तो आपके पास जो म्यू की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 समथिंग आएगी भी 1.19। क्या लिखेंगे 1.19 इंटू 10⁻⁻26 kg। ये समानित द्रव्यमान आ गया आपके कार्बन 13 के लिए। एक तरफ तो कार्बन 13 है, एक तरफ कार्बन क्या है 12। इन दोनों के समानित द्रव्यमान में स्टूडेंट अंतर आ गया। और इन समानित द्रव्यमान के अंतर को स्टूडेंट अपन ऊर्जा स्तरों के द्वारा देखें। किसके द्वारा देखें? ऊर्जा स्तरों के द्वारा। तो देखना भी मैं यहां लिख रहा हूं ऊर्जा स्तर के द्वारा। मैं ऐसे लिखता हूं ऊर्जा स्तर में आइसोटोप प्रभाव। ऊर्जा स्तर में आइसोटोप प्रभाव। तो ये ऊर्जा का क्रम है भाई, ऐसे लिख देते हैं ऊर्जा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऊर्जा का क्रम लिख देते हैं। एक तरफ तो अपन क्या रखते हैं, यहां तो रखते हैं कार्बन 12 और CO, और यहां लिख देते हैं कार्बन 13 CO। ठीक है भाई, यहां देखो लाइनें बन रही हैं, ये ऊर्जा का स्तर है, ऐसे बना दें। अब इसमें ऊर्जा का स्तर इसका थोड़ा सा नीचे होगा, ये इससे नीचे होगा, ये इससे नीचे होगा, ये इससे थोड़ा नीचे होगा, ये इससे थोड़ा नीचे होगा, ये इससे थोड़ा नीचे होगा, और ये इससे थोड़ा नीचे। अब इसको ऐसे मिला रखा है भाई, ये ऐसे मिला रखा है ऊर्जा का स्तर। ये ऊर्जा का स्तर है। अब देखो इसमें इसका ऊर्जा का स्तर ऐसे चल रहा है, और इसमें ऊर्जा का स्तर ये चल रहा है। ऐसे ऊर्जा के स्तर में अंतर आ जाएगा। तो कार्बन 13 आइसोटोप्स की जो ऊर्जा है, कार्बन 12 आइसोटोप की ऊर्जा से क्या हो जाती है, कम हो जाती है भाई, आइसोटोप्स ऊर्जा स्तर। समझ गए स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? इसके फॉर्मूले में आप लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे लिखेंगे समानित द्रव्यमान। और इसका क्या लिखेंगे, म्यू इज इक्वल टू m1 डैश m2 डैश, ये तो सेम ही है, और नीचे लिखेंगे m1 डैश प्लस m2, ये लिखेंगे। ये समानित द्रव्यमान है इसका, आइसोटोप्स इफेक्ट का। कौन से इफेक्ट का? आइसोटोप्स इफेक्ट का। नेक्स्ट अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहां लिखेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या लिखेंगे? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जब किसी मॉलिक्यूल को ऊर्जा दी जाती है तो मॉलिक्यूल में रोटेशन के साथ साथ यदि कंपन भी उत्पन्न हो जाते हैं तो इसे वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। और इस प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखो क्या लिखेंगे, जब किसी अणु को ऊर्जा दी जाती है तो उस अणु में
घूर्णन के साथ साथ कंपन भी उत्पन्न हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कंपन भी उत्पन्न हो जाते हैं एवं कंपन उत्पन्न होने से जो स्पेक्ट्रा बनता है, स्पेक्ट्रा बनता है उसे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा कहते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा कहते हैं। एवं इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। कोई डाउट स्टूडेंट्स? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में घूर्णन के साथ स्टूडेंट वाइब्रेशन भी उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम क्या लिखा? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टूडेंट्स, आईआर स्पेक्ट्रम ऐसे लिख देते हैं, स्पेक्ट्रम। तो आईआर स्पेक्ट्रम की जो रेंज होती है स्टूडेंट्स, उसमें वेवलेंथ की जो रेंज होती है 200 नैनोमीटर से 15,000 नैनोमीटर के मध्य पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 200 नैनोमीटर से 15,000 नैनोमीटर के मध्य पाई जाती है। या मैं इसको ऐसे कहूं कि इसमें जो नियर आईआर है वो 4000 नैनोमीटर से 666 नैनोमीटर, सॉरी 15,000 नैनोमीटर से 666 नैनोमीटर के बीच में पाई जाती है, निकट आईआर। फिर उसके बाद मिडल आईआर और फिर फार आईआर। देखना भी इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में यदि वेवलेंथ की वैल्यू देखी जाए तो इसका मान 4000 नैनोमीटर से 15,000 नैनोमीटर के बीच पाया जाता है। इसका मान कितना होता है? 4000 नैनोमीटर से 15,000 नैनोमीटर के मध्य पाया जाता है। 4000 नैनोमीटर से 15,000 नैनोमीटर के मध्य पाया जाता है। या मैं इसको ऐसे कहूं 2500 नैनोमीटर से 4000 नैनोमीटर के मध्य, 2500 नैनोमीटर से 4000 नैनोमीटर के मध्य पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आईआर स्पेक्ट्रम में 3 भाग है। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। देखें भी, यहां लिखेंगे नियर आईआर, यहां लिखेंगे मिडल आईआर और यहां लिखेंगे फार आईआर। कौन सा आईआर? फार आईआर। नियर आईआर, मिडल आईआर और फार आईआर। तो नियर आईआर इसकी वैल्यू होती है 15,000 नैनोमीटर से 4000 नैनोमीटर। आप लोग लिखेंगे नियर आईआर, ऐसे लिखेंगे। इस प्रकार की आईआर की वैल्यू
आईआर में लेमडा का मान 15,000 नैनोमीटर से 4,000 नैनोमीटर के मध्य पाया जाता है। कहां पाया जाता है? 15,000 नैनोमीटर से 4,000 नैनोमीटर के मध्य पाया जाता है। 2 नंबर मिडल आईआर। मिडल आईआर को क्या लिखेंगे? इस प्रकार के आईआर में लेमडा का मान, इस प्रकार के आईआर में लेमडा का मान 4,000 नैनोमीटर से 666 नैनोमीटर के मध्य पाया जाता है। किस किस के मध्य? 4,000 नैनोमीटर से 666 नैनोमीटर के मध्य पाया जाता है। और 3 नंबर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो है फार आईआर। इस प्रकार के आईआर में, इस प्रकार के आईआर में वेवलेंथ लेमडा का मान 666 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर के मध्य पाया जाता है। कहां पाया जाता है? 666 से 200 नैनोमीटर के मध्य पाया जाता है। तो ये आईआर के 3 रेंज है। कितने रेंज है? आईआर के 3 रेंज। ठीक है, आगे देखो इसमें फिंगरप्रिंट रेजिन। क्वेश्चन ऐसे आ जाए, कई बार आ जाता है, फिंगरप्रिंट रेजिन से आप क्या समझते हैं? यहां से लिख दूं मैं क्वेश्चन, फिंगर प्रिंट रेजिन से आप क्या समझते हैं? फिंगरप्रिंट रेजिन से आप क्या समझते हैं? देखो ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसका बहुत ही बढ़िया एक इंपॉर्टेंस है। वो इंपॉर्टेंस क्या है कि इसमें फिंगरप्रिंट बनते हैं। क्या बनते हैं? फिंगरप्रिंट, यानी एक जैसी वेवलेंथ वाली बहुत सारी विकिरणें होने पर उनको फिंगरप्रिंट रेजिन में देखा जाता है। एक से अधिक समानता दर्शाने वाली आईआर स्पेक्ट्रम रेजिन में 1430 से 910 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में 1430 से 910 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में अलग अलग स्पेक्ट्रम देती हैं, जिसे हम कहते हैं अंगुली छाप क्षेत्र या फिंगरप्रिंट क्षेत्र। आईआर क्षेत्र में, इस क्षेत्र में अवशोषण बैंडों की संख्या अधिकतम होती है। देखो मैं इसका आंसर लिख रहा हूं, आंसर लिखेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में फिंगर प्रिंट रेजिन एक अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो अपराधियों को पकड़ने
को पकड़ने एवं एक जैसे व्यक्तियों को पहचानने में एक जैसे व्यक्तियों को पहचानने में एक जैसे व्यक्तियों को पहचानने में काम आता है। इस क्षेत्र में एक जैसी वेवलेंथ अलग अलग स्पेक्ट्रम दर्शाती है। अलग अलग यानी एक जैसी वेवलेंथ अलग अलग स्पेक्ट्रम दर्शाती है और इस रेजिन का मान 1430 से 910 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। इसमें वेवलेंथ का मान 1430 से 910 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य पाया जाता है। और इस क्षेत्र में अवशोषण बैंडों की संख्या अधिकतम होती है। आईआर के इस क्षेत्र में अवशोषण बैंडों की संख्या अधिकतम होती है। अवशोषण बैंडों की संख्या क्या होती है? अधिकतम होती है। इसके अलावा इसमें अधिकतम समानता दर्शाने वाले प्रकाशिक समावयों की भी पहचान की जाती है। ये था भी आईआर स्पेक्ट्रम या फिंगरप्रिंट रेजन। आपके 1-2 साल छोड़ के हर बार एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन। समझ गए स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? आगे देखो भी नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए प्रमुख शर्तें। आईआर जो स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं मॉलिक्यूल, उनमें क्या शर्तें होनी चाहिए? तो यहां से लिख देता हूं मैं टॉपिक, आईआर स्पेक्ट्रम के लिए प्रमुख शर्तें। आईआर स्पेक्ट्रम के लिए प्रमुख शर्तें। आईआर स्पेक्ट्रम के लिए प्रमुख शर्तें। तो देखो स्टूडेंट, आईआर स्पेक्ट्रम कौन कौन से यौगिक दर्शाते हैं, इनके लिए प्रमुख शर्तें क्या होनी चाहिए? सबसे पहले अणु तथा विकिरणों की आवर्ती के मान समान होने चाहिए। अणु
तथा विकिरणों की आवर्ती के मान क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। अर्थात न्यू अणु बराबर न्यू विकिरण। ये पहला पॉइंट है इसके आईआर स्पेक्ट्रम के लिए। दूसरा पॉइंट, ऐसे अणु जो आईआर स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं, ऐसे अणु जो आईआर स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं उनमें परमानेंट द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। उनमें परमानेंट क्या होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। ऐसे अणु जो आईआर स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं उनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए एवं जिनमें डाइपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू 0 होती है, 0 हो, उन अणुओं में हो, वे अणु लिखते हैं इसको, वे अणु आईआर इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, आईआर इनएक्टिव होते हैं। सपोज दैट H2, Cl2, Br2, I2, O2, ये सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें म्यू बराबर 0 होता है। डाइपोल मोमेंट का मान क्या होता है, 0 होता है, इसलिए क्या है, आईआर इनएक्टिव। क्या बोलेंगे इसको, आईआर इनएक्टिव। ये थे स्टूडेंट्स आपके आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक इंट्रोडक्शन और उसके फिंगरप्रिंट रेजिन।